हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेरी यूज़फुल की पॉइंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फ्रेंड्स ध्यान से देखना कंप्लीट की पॉइंट्स को। मैं आपको बताऊंगा अभी जो JNK की एग्ज़ाम हुई है, जम्मू कश्मीर CHO की जो अभी एग्ज़ाम हुई है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। अभी की पॉइंट्स के अंदर आपको बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन अभी आज के इस पेपर में पूछे गए थे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, आपको इसी की पॉइंट से एम्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ESIC में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, CRPF में भी क्वेश्चन मिलेंगे और PGI की एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। श्योर आपको इसी की पॉइंट से मिलेंगे। श्योर गारंटी में देता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप कंप्लीट की पॉइंट्स को देखना ना भूलें। आपको इसकी PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है नर्सिंग चैलेंजर्स। आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स और आपको ऐड हो जाना है। दो आपको वहाँ पे लिंक मिलेगी, मतलब आपको एक चैनल दिखेगा और एक ग्रुप दिखेगा, दोनों ही आपको ज्वाइन कर लेने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट है क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। तो आपको बताना है प्रोटीन, ड्रग्स, अमाइनो एसिड्स, अल्कोहल, वायरस, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, IgG एंड हार्मोन्स। यानी कुछ ड्रग्स भी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इसीलिए तो आपको पता होगा कुछ जो टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती है, इसलिए तो आप पढ़ते हो टेरेटोजेनिक ड्रग्स, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और बच्चे के अंदर कुछ एनोमलीज कॉज कर देती है। फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में, साल में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साल में 3 से 4 बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्लीट अगर एक साल में सभी जो एग्जाम की बात करें, चाहे स्टेट की हो चाहे फिर वो सेंट्रल की हो, सभी में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो आपको आंसर करना है IgG, G फॉर गो। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन G है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नोट क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, फैट, इंसुलिन, बैक्टीरिया, पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन एंड IgM। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी 2020 के लास्ट में एक एग्ज़ाम हुआ था, मेरे को एग्ज़ाम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और एम्स नोट सेट जो 2021 अभी होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से हार्मोन है, आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से वो कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हो सकता है इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिले, हो सकता है ये दोनों ऑप्शन एक साथ में कंबाइंड में मिल जाए। तो आपको आंसर करना है पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस भी करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। क्रॉस द प्लेसेंटा के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस भी करते हैं, लेकिन कौन सी हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं, पैराथायरॉयड एंड कैल्सिटोनिन। अगर आपको पूछी जाए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो आपको आंसर करना है IgM। IgM। अगर आपको पूछा जाए प्लेसेंटा को क्रॉस करती है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आपको करना है IgG। और अगर आपको पूछा जाए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, तो आपको आंसर करना है IgM। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कोचर फॉरसेप्स। कोचर्स फॉरसेप्स यूज फॉर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो कोचर्स फॉरसेप्स है इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जब 9 से 2021 की एग्ज़ाम नज़दीक होगी, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे। जो कोचर फॉरसेप्स है वो किस लिए यूज ली जाती है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए कोचर्स फॉरसेप यूज ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, इन इन्फेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन इन्फेंट्स फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इज द संकन फोंटेनल। ये भी 3 से 4 बार हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, साल में 3 से 4 बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्फेंट्स के अंदर डिहाइड्रेशन अगर होता है तो उसमें फर्स्ट साइन कौन सा होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 बार साल में पूछ लिया जाता है। तो आपको आंसर करना है संकन फोंटेनल। क्या करेंगे आप आंसर, संकन फोंटेनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
नियोनेटल सेप्सिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नियोनेटल डेथ का आपको सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर क्या करना है, नियोनेटल सेप्सिस। अगर आपको नियोनेटल ना दे और आपको सिर्फ सेप्सिस वर्ड वहाँ पे मिले और आप वहाँ पे ढूंढने लग जाओ कि नियोनेटल सेप्सिस कहाँ पे लिखा हुआ है, सर ने बताया कि नियोनेटल सेप्सिस होता है, लेकिन आपको वहाँ पे नियोनेटल वर्ड वहाँ पे दिया ही नहीं जाए और आप वहाँ पे ऑप्शंस में ढूंढने लग जाओ कि यहाँ पे तो नियोनेटल दिया गया ही नहीं है, तो आपको सेप्सिस चूज करना है। फिर आप आके नहीं बोलेंगे मेरे को कि सर आपने नियोनेटल सेप्सिस कहा था और यहाँ पे नियोनेटल नाम ही नहीं था, सेप्सिस नाम था सिर्फ। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको वहाँ पे सेप्सिस आपको चूज करना है, कहीं आप डायरिया चूज करके आ जाओ, आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर नियोनेटल डेथ का आपको पूछा जाता है तो नियोनेटल सेप्सिस आपको करेक्ट आंसर करना है। अगर अंडर 5 एज आपको पूछा जाता है तो फिर आपको निमोनिया करना है। अगर आपको एडोलसेंट की पूछी जाती है तो फिर आपको आंसर एक्सीडेंट करना है, जो भी राज्य CHO 2021 के अंदर पूछा गया था। एडोलसेंट वाला पूछा गया था राजस्थान CHO की जो एग्जाम हुई थी अभी 2021 में, उसमें पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, pH ऑफ वेजाइना इज लोवेस्ट इन प्रेगनेंसी। आपको पता होगा जो वेजाइना की pH है वो कैसी होती है, एसिडिक। 3.5 to 4.5 के समथिंग इसकी क्या होती है, pH, यानी कि बहुत ही एसिडिक होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल्स, उस दौरान वेजाइना की जो pH है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी कि 2.5 से 3.5 के समथिंग पहुंच जाती है। जो pH है वो और ज़्यादा कम होती रहती है, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है की पॉइंट, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ट्राइसोमी। दोनों ट्राइमेस्टर की मैं आपको जो है 2 की पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर किसी भी फीमेल्स को अबॉर्शन होता है, किसी भी महिला का अबॉर्शन होता है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज या कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है ट्राइसोमी। क्या करेंगे आप आंसर, ट्राइसोमी, यानी कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसके अंदर अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ट्राइसोमी या जेनेटिक डिफेक्ट या जेनेटिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर। अगर आपको पूछ लिया जाए सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का कॉमनेस्ट कॉज क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इनकम्पिटेंट सर्विक्स, ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी तक 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग। कौन सी वो वैक्सीन है जिनको अगर आप फ्रिज के अंदर रख देंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से CHO के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन सी वैक्सीन है जो आप अगर फ्रिज के अंदर रख देते हैं, मतलब रख देते हैं तो वो डैमेज हो सकती है। तो आपको आंसर करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, DPT, DT, TT एंड हेपेटाइटिस बी। ये कुछ एग्जाम्पल्स है वैक्सीन के जिनको अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो ये डैमेज हो सकती है, इनकी जो इफेक्टिविटी है, जो एक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, वैक्सीन दैट कैन बी फ्रोजन विदाउट एनी हार्म। ये कुछ वैक्सीन्स है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए, OPV, मीजल्स, MMR, BCG बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसी वैक्सीन है जिनको आप फ्रिज से बाहर नहीं रख सकते। कुछ लोग करते हैं ऐसा कि यार फ्रिज के अंदर थी इतनी देर, अब थोड़ा बहुत इसको धूप के अंदर रख देते हैं और फिर पेशेंट को लगा देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पेशेंट को भी खतरा हो सकता है और आपको भी डबल खतरा हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो वैक्सीन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो OPV, मिजल्स और MMR और BCG वैक्सीन है, इनको हमेशा फ्रिज के अंदर रखी जाती है। जम्मू कश्मीर, देखिए अभी जो आज एग्जाम हुआ था J&K का, वैसे मैं आपको अलग से इसका कंप्लीट पेपर बता दूंगा। JK CHO का आज जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था OPV कितनी टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको करेक्ट आंसर करना था। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन है OPV, मिजल्स, MMR, BCG, इनको कभी भी आप फ्रिज से बाहर ना रखें, इनको फ्रिज में ही रखना है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी याद रखिएगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूट कर देते हो, यानी इनके अंदर जो पाउडर वगैरह आते हैं इनके, वो अगर आप मिला देते हो, डाइल्यूट इनको कर देते हो, उसके बाद में आपको फ्रीज नहीं करना है। उसके बाद में तो आपको सीधा आपको पेशेंट के लगाना ही है। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन आपको इनको फ्रीज के अंदर रखना है। नेक्स्ट देखिए, एबनॉर्मल
वेजाइनल ब्लीडिंग इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी राजस्थान सीएचओ के अंदर 2021 के अंदर, जो अभी एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब और ये क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए जो आईयूडी इंसर्शन है इसका मोस्ट कॉमन या कॉमनेस्ट जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग कॉमनली देखने को मिलती है आईयूडी इंसर्शन के पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वन आंगनबाड़ी वर्कर कवर एस्टिमेटेड 1000 पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन भी आज के इस पेपर के अंदर पूछा गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे JK CHO जम्मू कश्मीर CHO की आज जो एग्जाम हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आशा, जो आशा होती है आप आशा बोल दीजिए या फिर क्वेश्चन को आप घुमा फिरा के ऐसे बोल दीजिए, वन आंगनबाड़ी वर्कर कवर एस्टिमेटेड 1000 पॉपुलेशन। जो एक आंगनबाड़ी वर्कर होती है वो 1000 पॉपुलेशन को यानी कि 1000 लोगों को कवर करती है। इतने लोगों तक वो अपनी सुविधाएं, अपनी जो कार्य है, मतलब आप अपना जो उसका काम होता है वो अपना काम कंप्लीट करती है। इतनी पॉपुलेशन को तो वो कवर करती है। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो आशा होती है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था 1000 पॉपुलेशन। अगर आपने किया तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, फोटोथेरेपी फॉर न्यूनेटल जॉइंडिस लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। आपको पता होगा अगर किसी भी पर्सन को जॉइंडिस होता है, ये ऑलमोस्ट बच्चों के अंदर ही होता है, तो जो न्यूनेटल जॉइंडिस है, अगर किसी न्यूनेट को हुआ है जॉइंडिस तो उसको क्या दिया जाएगा, फोटोथेरेपी। क्या दिया जाएगा, फोटोथेरेपी। जब फोटोथेरेपी उस बच्चे को दी जाती है तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपको आंसर करना है विटामिन B2। आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B9, विटामिन B6, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको आंसर क्या करना है, विटामिन B2। अगर किसी भी जॉइंडिस वाले बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी सीन ड्यूरिंग लैक्टेशन, अल्कोहलिज्म एंड आइसोनियाजाइड। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कब कब देखी जा सकती है, लैक्टेशन के दौरान। लैक्टेशन के दौरान देखी जा सकती है। अल्कोहलिज्म, जो दारू पीते हैं, जो अल्कोहल का मतलब कंजप्शन करते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर, उन पर्सन के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। और आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग है। क्या है, टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग। ये जो आइसोनियाजाइड टीबी के पर्सन लेते हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, साइनोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन द नेल बेड्स। फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है साइनोसिस का मतलब, साइनोसिस होता क्या है। अगर आपको साइनोसिस का मतलब पता है तो आपको मैं जो की पॉइंट बता रहा हूँ उसका मतलब भी आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स साइनोसिस होता क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पता चल जाता है कि साइनोसिस होता क्या है तो साइनोसिस का पता आप कैसे लगाएंगे। अगर आपको एक पेशेंट दे दिया जाए कि ये पेशेंट है और ये साइनोसिस से सफ़र कर रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये साइनोसिस से सफ़र कर रहा है। बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा, कौन सा बेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा आपका, तो आपको आंसर करना है नेल बेड्स। आपको वाइवा या इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है कि आपके पास में एक पेशेंट आया जिसको साइनोसिस हो रखा है, अब आप कैसे बताएंगे कि इसको साइनोसिस हो रखा है। आपको ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपको आंसर बताना है नेल बेड्स। उसके नेल बेड्स आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि पेशेंट साइनोसिस से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन विद द सेंट्रल विनस कैथेटर इज इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल विनस कैथेटर लगाया जाता है तो उसके अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको आंसर करना है इन्फेक्शन। क्या करेंगे आप आंसर में, इन्फेक्शन। अगर आपको पूछा जाए सेंट्रल विनस कैथेटर किसी पर्सन को लगाया जाता है तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर देखने को मिलता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन। आपका आंसर क्या होगा, इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल बाउल साउंड मे नॉट रिटर्न फॉर 2 to 3 days following abdominal surgery. This is related to decreases peristalsis from anesthesia. अगर किसी पर्सन की अभी मान लो, कोई भी पर्सन हो, अभी क्या कभी भी मान लो किसी पर्सन की एब्डोमन सर्जरी होती है, एब्डोमन सर्जरी होती है तो सीधी सी बात है उसको एनेस्थेसिया पहले दिया जाता है। एनेस्थेसिया उसको दिया गया है, एब्डोमिनल सर्जरी भी उसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके जो नॉर्मल बॉवेल साउंड है, नॉर्मल बॉवेल साउंड है वो वापस रिटर्न नॉर्मली नहीं आए हैं। 2 से 3 दिन हो गए, 2 से 3 दिन हो गए, उसके नॉर्मल बॉवेल साउंड अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके क्या हो रखा है। मतलब आपको पूछा जा सकता है
सीधे सीधे शब्दों में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, अगर किसी पर्सन की एब्डोमेन सर्जरी हुई है, उसकी जो नॉर्मल बॉवल साउंड है वो 2 से 3 दिन उसको हो चुके हैं, उसकी नॉर्मल बॉवल साउंड अभी तक नहीं आई है, तो उसका रीजन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर करना है उसमें जो एनेस्थेसिया लगा हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो गए हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो गए हैं किसकी वजह से, एनेस्थेसिया की वजह से। इस वजह से नॉर्मल बाउल साउंड उस पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, असाइटिस प्रोड्यूस एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बल्जिंग फ्लैंक एंड डाउनवर्ड प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस। आपको यहाँ पे जो असाइटिस है उसके साइन एंड सिम्टम बताए गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। असाइटिस, असाइटिस के अंदर क्या होता है, लीवर फेल हो जाता है, उसकी वजह से जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो जाता है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर। इसीलिए क्या बताएगी आपको यहाँ पे साइन सिम्टम के अंदर, पहला एब्डोमिनल डिस्टेंशन। बिल्कुल जैसे आपने एक जो फीमेल्स होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है, जो जिनके मतलब 8 या 9 मंथ चल रहा होता है, वैसी कंडीशन ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। उतना मतलब जो एब्डोमेन गर्थ है उतनी बड़ी बढ़ जाती है एसाइटिस के पेशेंट के अंदर। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन एसाइटिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, बल्जिंग फ्लैंक देखने को मिलेगी, और साथ ही डाउनवर्ड प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस, जो अम्बलाइकस है वो बाहर निकली हुई मिलेगी। तो ये क्या है, साइन सिम्टम है जो असाइटिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैफीन इज ए स्टिमुलेंट दैट कॉज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द पेशेंट विद ए डिसरिदमिया। जो कैफीन है वो क्या स्टिमुलेट करती है और क्या कोज करती है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। कैफीन क्या करती है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करती है स्टिमुलेट करके। तो ये जो कैफीन है वो कौन से पेशेंट को क्या किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है, यानी कि इनको मना किया जाता है, आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है। कैसे पेशेंट्स को, डिसरिदमिया वाले पेशेंट को। अगर कोई डिसरिदमिया से पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसको कैफीन के लिए मना किया जाता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है डिसरिदमिया के पेशेंट के अंदर। ये क्या कोज करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। देखिए, ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रहा है। किस कंडीशन में जा रहा है, हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रहा है। तो कौन कौन से साइन सिम्टम उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, रैपिड पल्स रेट, जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी। पल्स रेट कहेगी आने दो ब्लड, आने दो, लेकिन ब्लड है ही नहीं। हाइपोटेंशन की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है ब्लड की कमी हो गई है, इसी वजह से वो हाइपोटेंशन की तरफ जा रहा है। कोल्ड कालमी स्किन, बिल्कुल आपकी जैसे आप फ्रिज में हाथ दे के वापस निकालते हो आपका हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से आपकी स्किन किस कंडीशन में हो जाएगी, जब किसी पर्सन को हाइपोटेंशन होती है उस कंडीशन में उसके जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है। ओलीग्यूरिया, जितना नॉर्मली पर्सन जो यूरिन पास आउट करता है उतना जो पेशेंट है वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है। जो हाइपोटेंशन का पेशेंट है उसके अंदर ओलीग्यूरिया भी देखने को मिलेगा। आर साइन ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ये किसके साइन है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम के, यानी कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज। तो सीधी सी बात है अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पेशेंट में कैसी कंडीशन होगी, हाइपोटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कम होता रहेगा। एंड शॉक, और पेशेंट में शॉक कॉज हो सकता है। ये क्या कुछ है, मतलब साइन सिम्टम है जो मैंने आपको बता दिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, विच इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली कैन लीड टू डेथ। देखिए, अगर हाइपोटेंशन को टाइमली ठीक नहीं किया जाता है, टाइम पे उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसको मतलब उनको न्याय नहीं मिलता है, हाइपोटेंशन को अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो पेशेंट मर सकता है। जी हाँ, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर हाइपोटेंशन को टाइम पे ठीक नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, ग्रे bronze skin and unexplained muscle pain are sign of rhabdomyolysis। rhabdomyolysis डिजीज कंडीशन है जिसके साइन सिम्टम आपको बताए गए। ग्रे ब्रॉन्ज स्किन इस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन, यानी कि जो मसल पेन हो रहा है उसका किसी प्रकार से कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को चोट लग गई उसकी वजह से मसल्स पेन हो रहा है, या फिर किसी ने दौड़ कर ली उसकी वजह से मसल पेन हो रहा है, यानी अनएक्सप्लेन्ड मसल पेन इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। साथ ही इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पॉन्स इन द
degeneration of muscle associated with myoglobin in the urine। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पॉन्स कब मिलता है इसका, आपको कब पता चलेगा कि ये जो रेब्डोमायोलाइसिस है ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉज कर रही है, इसका रेस्पॉन्स का आपको कब पता चलेगा, जब यूरिन के अंदर मायोग्लोबिन प्रोटीन की प्रेजेंस होगी। अगर मायोग्लोबिन यूरिन के साथ में आ रहा है तो आप समझ जाना इसको रेब्डोमायोलाइसिस हो गया और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, बहुत जल्दी ये जाने वाला है, यानी टिकट इसकी बुकिंग हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखिए की पॉइंट, डाइजोक्सिन इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीजेज द हार्ट रेट। जो डाइजोक्सिन है, डाइजोक्सिन देने के बाद में पेशेंट के अंदर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और डिक्रीज द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट पहले बढ़ी हुई थी वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज। और क्या इंक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन को आप डाइजोक्सिन देते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एट्रोपाइन ब्लॉक वैगल स्टिमुलेशन ऑफ द एसए नोड्स रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज हार्ट रेट। जो एट्रोपाइन दी जाती है पेशेंट को, एट्रोपाइन सल्फेट जो मतलब दी जाती है किसी पर्सन को, तो वो क्या ब्लॉक करती है, वैगल स्टिमुलेशन, जो वेगस नर्व है उसके वैगल स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देती है, जिससे जो ऐसे नोड है वो क्या हो जाती है, मतलब जो स्टिमुलेशन ऐसे नोड से अभी इम्पल्स से जनरेट हो रही थी वो ब्लॉक होने की वजह से धीरे धीरे काम करने लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। वैगल स्टिमुलेशन ब्लॉक कौन कर रही है, एट्रोपाइन, कहाँ से, ऐसे नोड से, इसकी वजह से क्या कॉज होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कि पॉइंट, ए थ्रोम्बस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए फीमोरल arterial cardiac catheterization and must be suspected in the absence of pedal pulse in the extremity below the entry site। जो थ्रोम्बस है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है, फीमोरल आर्टियल कार्डियक कैथेटराइजेशन। अगर किसी पर्सन को फीमोरल आर्टियल कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है तो उसके अंदर थ्रोम्बस कॉमनली देखने को मिलता है। और साथ ही देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर किसी पर्सन को फीमोरल आर्टियल कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है तो उसमें एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स, जो पेडल पल्स है वो एब्सेंस होगी, और साथ ही एक्सट्रीमिटी बिलो एंड एंट्री साइड, जो एंट्री साइड है और एक्सट्रीमिटी अगर बिलो होती है तो उसमें पेडल साइड जो पेडल पल्स है वो कैसी हो सकती है, एब्सेंट भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, AST, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नेक्स्ट भी देखिए क्या है, AST, जिसका पूरा नाम है सीरम एस्पर्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज। यहाँ पे ये जो इसका कंप्लीट नेम है वो भी आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है AST स्टैंड फॉर, तो आपको आंसर करना है सीरम एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, आल्सो नोन एज SGOT, यानी कि सीरम ग्लूटामिक ऑक्सो एसिटिक ट्रांसमिनेज। ये इसी का दूसरा नाम है, AST इज ऑल्सो नोन एज SGOT, और SGOT का ये रहा कंप्लीट नाम जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है, देखिए आगे क्या है, इज एलिवेटेड 8 आवर्स आफ्टर MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर किसी भी पर्सन को झटका आता है, हार्ट अटैक का झटका आता है, आप बोलते हो ना झटका आ गया इसको, तो ये तो चला गया, 3 झटके आते ही निकल लेता है। तो देखिए अगर किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है तो उसमें जो AST या फिर आप SGOT बोल सकते हैं, इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, 8 घंटे बाद में। अगर किसी पर्सन को MI का झटका आ रहा है यानी कि हार्ट अटैक आ रहा है तो उसमें 8 घंटे बाद में SGOT या AST का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, टोटल LDH का मतलब है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लेवल एलिवेटेड 24 to 48 आवर्स आफ्टर MI। अगर किसी पर्सन को MI होता है, हार्ट अटैक आता है, तो उसके 24 से 48 घंटे बाद जो LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। ट्रोपोनिन टी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पेसिफिसिटी फॉर मायोकार्डियल सेल इंजरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं साथ ही, जो ट्रोपोनिन आई है वो स्पेसिफिक मार्कर होता है MI का, हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोल सकते हो या फिर आप हार्ट अटैक बोल सकते हो। उसका मोस्ट स्पेसिफिक अगर कार्डिक मार्कर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है ट्रोपोनिन आई। अगर आपको पूछा जाए जो मायोकार्डियल सेल इंजरी होती है उसको स्पेसिफाई कौन सा हो जो प्रोटीन है वो करता है, कौन सा प्रोटीन
करता है, तो आपको आंसर करना है ट्रोपोनिन टी। ये क्या है, प्रोटीन ही तो है, ट्रोपोनिन टी है, उसका लेवल बढ़ जाता है जब मायोकार्डियल सेल इंजरी होती है। तो नेक्स्ट देखिए, एन इंक्रीज्ड विनस प्रेशर एसोसिएटेड विथ कार्डियक टेम्पोनिड कोज जुगुलार वेन डिस्टेंशन। देखिए जो विनस प्रेशर होता है, विनस जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज होने का रीजन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कार्डियक टेम्पोनिड है उसकी वजह से विनस प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कार्डियक टेम्पोनिड किसकी वजह से हो रहा है, कोज भी आपको बताया गया यहाँ पे, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। देखिए जो कार्डियक टेम्पोनिड है उसके अंदर जुगुलार वेन डिस्टेंशन देखने को मिलता है, साथ ही अगर कार्डियक टेम्पोनिड किसी पर्सन को होता है तो उसके अंदर जो विनस प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द नर्स शुड रिमेन्स विथ एंड मॉनिटर द क्लाइंट्स वाइटल साइंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स नोरसेट 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्योर है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे की पॉइंट देखिए, अगर आप किसी भी पर्सन को ब्लड प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो, यानी कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप किसी भी पर्सन का कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 15 मिनट तक आपको वहाँ पे खड़ा रहना है और पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट के अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्लड की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई रिएक्शन होती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आपको सबसे पहले स्टॉप करना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर यहाँ पे अभी है ही नहीं, मैं कॉल करके बुलाता हूँ या फिर मैं वहाँ पे ओपीडी में जाके बुला के लेके आता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर किसी भी पेशेंट में अगर 15 मिनट के अंदर उसके अगर किसी प्रकार कोई रिएक्शन होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ये क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा गया था, और यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से देख लेना आप, चाहे क्वेश्चन 2021 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट की पॉइंट, वैसे बहुत सारे की पॉइंट्स है जो आपको नेक्स्ट और क्लास में भी बता दूंगा। देखिए लास्ट की पॉइंट है हमारा आज का, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन विल कॉज लाइसिस ऑफ द आरबीसी एंड सेलाइन मस्ट बी यूज्ड। देखिए जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आप यूज लेते हो उसकी वजह से आरबीसी का लाइसिस होने लग जाता है, जो आरबीसी है उसकी लाइसिस होने लग जाता है, इसलिए आपको सेलाइन वहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को कर रहे हो तो आपको डेक्सट्रोज यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को कर रहे हो और उसमें किसी प्रकार की कोई रिएक्शन वगैरह होती है तो आपको सेलाइन यूज़ करना है, डेक्सट्रोज यूज़ नहीं करना है। ये क्या करती है, आरबीसी का लाइसिस करती है, यानी डिस्ट्रक्शन आरबीसी का करने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना है, आपको जितना काम बताया जाता है उतना ही करना है। और आपको सावधानी ये बरतनी है, अगर किसी पर्सन को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो हो रहा है, अगर रिएक्शन होती है तो आपको सबसे पहले स्टॉप कर देना है और आपको डेक्सट्रोज की जगह आपको इंसुलिन चलाना है। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि इसको जो फ्लूइड है वो आप चालू कर दीजिए, आईवी फ्लूइड आप इसके लगाने स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको सेलाइन लगाना है, डेक्सट्रोज कभी भी ना लगाए। आपको डॉक्टर ना बने आप खुद, आपको डॉक्टर की जो भी डॉक्टर कहता है उतना ही आपको करना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 30 की पॉइंट्स। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार क्लासेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।